जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि लगातार एग्जाम्स में कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि यह अभिलेख कहाँ पर है, या फलाने अभिलेख का संबंध किस शासक से है, या किस अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति कहा गया है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, या किस अभिलेख को एक विज्ञापन माना गया है। तो इस तरीके के जो अभिलेख हैं वो लगातार एग्जाम्स में आते हैं, और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख अभिलेखों के बारे में बताने वाला हूं। अभिलेख यदि देखें तो अभिलेख लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा कि भाई यदि कोई शिला है, ठीक है, शिला है, इस पे कोई लेख राजा द्वारा लिखवा दिया गया, अपनी कोई राज्याज्ञा लिखवा दी गई अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए, ठीक है, तो ये शिलालेख हो जाता था। शिला है तो शिलालेख हो जाता था, शिलालेख हो जाता था, ठीक। अब यदि इस किसी पत्थर को प्रॉपर एक पिलर के रूप में कटवाया गया, और इस पिलर पे क्या लिख दिया गया, स्तंभ कटवाया गया, एक स्तंभ बनाया गया, खम्मा बनाया गया, और उस पे लेख लिखवा दिया गया, तो स्तंभ लेख हो जाता था। और जो गुफाएं होती थी, इन गुफाओं की दीवारों पर लेख लिख दिए जाते थे, गुहालेख हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो अभिलेख हैं वो 3 प्रकार के मिलते हैं, शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख और गुहालेख। भारतीय इतिहास में यदि देखें तो पहला वो भारतीय शासक जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया वो था सम्राट अशोक, ठीक है। तो पहला ऐसा भारतीय शासक जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम, भारतीय शासक बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि पहला ऐसा भारतीय शासक जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया, यह भारत का पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेख उत्कीर्ण कराए वो था सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। इसीलिए मध्य प्रदेश में, चूंकि मौर्य साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक भी रहा, इसलिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के भी अभिलेख देखने मिलते हैं। और इस क्रम में हम जब कुछ अभिलेख देखेंगे तो जो पहला प्रमुख अभिलेख आएगा, प्रमुख अभिलेख जो काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, यह है दोस्तों दशपुर अभिलेख। दशपुर चूंकि मंदसौर का प्राचीन नाम रहा है, ठीक है, और दशपुर पर जिस समय औलिकर रूल कर रहे थे, उसी समय गुप्त शासक कुमार गुप्त ने पश्चिमी मालवा को जीता और औलिकरों को अपना सामंत बनाया, और इस समय उसने अपना सामंत औलिकर शासक बंधु वर्मा को नियुक्त किया था। बंधु वर्मा को अपना सामंत या राज्यपाल नियुक्त किया था। कहां पे? मंदसौर में। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या रहा है? दशपुर। तो यहां पे जब अभिलेख मिला, या यहां का जो अभिलेख है इसे आप दशपुर अभिलेख कहते हो, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अवस्थित है। और किस शासक से संबंधित है इस समय? चूंकि जो बंधु वर्मा है, औलिकर शासक बंधु वर्मा है, वह किसका सामंत था? कुमार गुप्त का सामंत था, इसलिए यह कुमार गुप्त का अभिलेख कहलाता है। दोस्तों, इस अभिलेख में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जो कुमार गुप्त था उसका सामंत बंधु वर्मा, उसने बुनकरों की एक श्रेणी जो कि इस समय दशपुर में रहने के लिए आई, उसने जब एक मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, तो सूर्य मंदिर निर्माण के लिए इस बंधु वर्मा ने उन्हें दान दिया था। किसकी आज्ञा से? कुमार गुप्त की आज्ञा से। और आप सोचिए, जब हम कभी किसी को कुछ दान देते हैं, किसी गरीब को पैसे देते हैं, तो क्या हम लोग उस फोटो खिंचाते? कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है, फोटोज खिंचा लेते हैं, या फिर कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो उसका प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, दान देने का। नहीं तो लोग तो गुप्त दान देते हैं, लेकिन यहां इस सूर्य मंदिर निर्माण के लिए दान दिया गया कुमार गुप्त के कहने पर बंधु वर्मा द्वारा। इसका इस अभिलेख पे उल्लेख मिलता है, यानी कि ये क्या किया गया है? एडवर्टाइजमेंट किया गया, विज्ञापन किया गया। तो विज्ञापन का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है, और ये किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इसलिए मंदसौर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लिख लेना कि विज्ञापन से संबंधित प्रथम अभिलेख माना गया इसे पूरे विश्व में विज्ञापन से संबंधित प्रथम अभिलेख माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा हमारा अभिलेख है वो है तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख अभी बीच में कोई एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया तुमेन अभिलेख किस जिले में है, और ऑप्शन में अशोकनगर था ही नहीं। दोस्तों वर्ष 2003 में गुना से पृथक करके अशोकनगर जिला बना, और अशोकनगर जिले में वर्तमान ये तुमेन अभिलेख अवस्थित है। और इस तुमेन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह गुप्त शासक कुमार गुप्त से संबंधित है। और इस अभिलेख की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो यह है कि इस अभिलेख में
गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। अर्थात जिस तरह से शरद काल में सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश जो है, उसका ताप जो है हमें बड़ा सुहाना लगता है, उसी तरह से कुमार गुप्त भी अपनी प्रजा के लिए था। ठीक है, तो शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। किस शासक को कहा गया है? कुमार गुप्त को कहा गया है। किस अभिलेख में? तुमेन अभिलेख में कहा गया है। और तुमेन अभिलेख किस जिले में है? अशोकनगर जिले में। अशोकनगर का नाम सम्राट अशोक के नाम पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो तुमेन अभिलेख है उसका संबंध गुप्त शासक कुमार गुप्त से है, जिसमें इस अभिलेख तुमेन अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद जो अभिलेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, और यह अभिलेख हमारे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। सिद्धों की पहाड़ी नाम की एक पहाड़ी, सिद्धों की पहाड़ी नामक एक पहाड़ी जो दतिया जिले में अवस्थित है, उसके ऊपर यह अभिलेख अवस्थित है। इसे कहते हैं गुर्जरा अभिलेख। और गुर्जरा अभिलेख का संबंध दोस्तों सम्राट अशोक से है। और इसकी सबसे विशेष बात जो है वो यह है कि जो गुर्जरा अभिलेख है, चूंकि सम्राट जो अशोक था, मौर्य सम्राट अशोक थे, उनके जो ज्यादातर अभिलेख मिलते हैं उसमें उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, ये देवनाम प्रिय मिलता है। लेकिन इस अभिलेख में दक्षिण भारत के कुछ और भी अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, और उसी प्रकार इस अभिलेख में भी सम्राट अशोक का नाम अशोक ही उल्लेखित मिलता है, इसलिए इस अभिलेख का महत्व बढ़ जाता है। तो यह अभिलेख दतिया जिले में है और सम्राट अशोक से संबंधित है, मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, और इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिद्धों की पहाड़ी पर यह अभिलेख अवस्थित है दतिया जिले के। इसके बाद मैं बात करूंगा रूपनाथ अभिलेख। दोस्तों, रूपनाथ के बारे में यदि आप कुछ पुरानी बुक में पढ़ोगे तो मिलता है कि ये कटनी नहीं, जबलपुर में मिलता है, लेकिन नहीं, ये कटनी जिले में वर्तमान में अवस्थित है। और कटनी जिले की एक बहोरीबंद तहसील है। पहले बहोरीबंद जबलपुर में आता था, कटनी जिला बना 1998 में, तो ये कहां चला गया? बहोरीबंद कटनी जिले में चला गया, और कटनी जिले में अवस्थित है रूपनाथ अभिलेख। और रूपनाथ अभिलेख ये एक शिलालेख है, एक पत्थर पर, एक शिला पर यह अभिलेख लिखा हुआ है दोस्तों। और यह शिलालेख भी मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, और इसमें उल्लेखित है कि सम्राट अशोक अपनी मतलब पाटलिपुत्र की ओर जब जा रहे थे तो एक दिन के लिए यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है, और यह अभिलेख 4 फुट लंबा, ये यदि लंबाई देखूं तो 4 फुट है और 1 फुट चौड़ा है, तथा उसमें 6 पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां उत्कीर्ण। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कौन सा अभिलेख? रूपनाथ अभिलेख, कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में है, सम्राट अशोक से संबंधित। तो गुर्जरा अभिलेख और रूपनाथ अभिलेख, ये 2 अभिलेख किसके हो गए? सम्राट अशोक। और दशपुर अभिलेख और तुमेन अभिलेख कुमार गुप्त के अभिलेख हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभिलेख है संघभेद अभिलेख। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध शिक्षा देने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए महात्मा बुद्ध के समय ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध संघ में भी फूट पड़ने लगी, बौद्ध संघ में भी भेद होने लगा, आपस में लड़ाई होने लगी। तो बौद्ध संघ में भेद ना हो, इसके लिए सम्राट अशोक ने एक अपना बौद्ध संघ में निषेध के लिए एक अपनी राज्य आज्ञा अभिलेख उत्कीर्ण कराया। और यह अभिलेख देखने मिलता है सांची में। सांची वर्तमान में रायसेन जिले में अवस्थित है दोस्तों। और जो सांची है यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। सांची का प्राचीन नाम काकनाद बोट मिलता है। यहां पर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप भी है दोस्तों, जिसकी आकृति उल्टे कटोरे के समान है। कहा जाता है यहां पे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि कलश भी देखने मिलते हैं। और जब ये अस्थि कलश निकाले जाते हैं तो सांची में महाबोधि महोत्सव भी मनाया जाता है। सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है दोस्तों। सांची बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। और यदि देखें तो भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय भी सांची में ही स्थापित किया गया है। तो सांची के बारे में आप ध्यान रखिएगा, सांची रायसेन जिले में अवस्थित है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि संघभेद अभिलेख कहां पर है दोस्तों। यह संघभेद अभिलेख आपको देखने मिल जाएगा सांची में। ठीक है, जो कि सम्राट अशोक का है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बहुत ही
महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों ये अपने आप में, क्योंकि यह अभिलेख हमें दिखाई देता है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण में। यह है एरण का सती अभिलेख, जो कि एक पिलर पर उत्कीर्ण कराया गया है। इस पिलर को शिवलिंग भी मानते, खंडित हो चुका था, वापस इसे स्थापित किया गया है। यह सती अभिलेख दोस्तों गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है, और कहते हैं कि गुप्तों के, जब खासकर कुमारगुप्त शासक था, उसी के समय से भारत पर हूणों का आक्रमण होने लगा था। फिर हम देखते हैं स्कंदगुप्त के समय और भी हूणों का आक्रमण हुआ, और इन्हीं हूण आक्रमणकारियों में हम देखते हैं तोरमाण हुआ, मिहिरकुल हुआ, और इन हूणों का लगातार भारत पे आक्रमण होता रहा। इस क्रम में जब भानुगुप्त शासक था, तो भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज, और वह हूणों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। और जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है, वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो गोपराज का, या गोपराज की हम कहें जो पत्नी थी चित्रांशा, उनका नाम हमें मिलता है चित्रांशा। जो चित्रांशा थी, कुछ जगह पे उनका नाम गोपाबाई भी उल्लेखित है, क्योंकि गोपराज की पत्नी गोपाबाई, उन्होंने अपने पति गोपराज की मृत्यु या वीरगति के बाद उन्होंने सती किया था। वो सती हुई थी, उनकी चिता में वो सती हुई थी। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? तो एरण के सती अभिलेख से मिलता है, जो कि सागर जिले में अवस्थित है दोस्तों, भानुगुप्त से संबंधित है। और इसमें गोपराज की पत्नी चित्रांशा, ध्यान दीजिएगा किसके सती होने का उल्लेख है? गोपराज की पत्नी चित्रांशा के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख गुप्त शासकों से संबंधित है दोस्तों। सूपिया अभिलेख रीवा जिले में अवस्थित है, और सूपिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली मिलती है। लेकिन सामान्यतः हम ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं, उनमें पढ़ते हैं कि गुप्त वंश का आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा गया है, श्रीगुप्त से वंशावली प्रारंभ होती है। लेकिन सूपिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ हुई है। तो ध्यान रखना, इसमें गुप्त शासक घटोत्कच से गुप्तों की वंशावली प्रारंभ होती है। सूपिया अभिलेख जो कि रीवा जिले में अवस्थित है। इसके बाद जो अभिलेख है वो है रामनगर अभिलेख। दोस्तों, रामनगर अभिलेख गौड़ वंश की या गौड़ राज्य की जानकारी का सबसे प्रमुख और प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। यह रामनगर अभिलेख मंडला जिले के रामनगर के किले में अवस्थित है। इसे उत्कीर्ण कराने वाले शासक गौड़ नरेश हृदय शाह थे। हृदय शाह ये वही हैं जिन्होंने नरसिंहपुर के चौरागढ़ से राजधानी परिवर्तित करते हुए मंडला के रामनगर को बनाया था, और उन्होंने रामनगर का किला, मोती महल, बघेलन महल इत्यादि स्थापत्य का निर्माण करवाया था, और हृदय शाह ने ही इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया। यदि मैं हृदय शाह की बात करूं तो इन्होंने रामनगर के किले का भी निर्माण करवाया था, यह बात ध्यान रखना। और इन्होंने संगीत का ग्रंथ हृदय कौतुक भी लिखा है। और रामनगर अभिलेख यह संस्कृत इसकी भाषा जो है वो दोस्तों संस्कृत है। यह संस्कृत में उत्कीर्ण एक अभिलेख है, और इसके रचयिता कवि जय गोविंद माने गए। कवि जय गोविंद को इसका रचयिता माना जाता है। बहुत सारी बुक्स में यह जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में यह जानकारी आसानी से मिल जाती है कि जय गोविंद इसके रचयिता रहे हैं। यदि विशेष में हम देखेंगे तो गौड़ वंश की वंशावली इससे प्राप्त होती है। गौड़ वंश की वंशावली इससे प्राप्त होती है, और गौड़ वंश के 54 शासकों का इसमें उल्लेख है। जबकि एक अन्य आपको रचना मिलती है गणेश नृपवर्णम, जिसमें गौड़ वंश के 63 शासकों का उल्लेख है। लेकिन इस रामनगर अभिलेख में गौड़ वंश के 54 शासकों का उल्लेख है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गौड़ वंश के किस शासक को 52 गणाधिपति कहा गया है, अर्थात 52 गणों पर उसका अधिकार था। तो रामनगर अभिलेख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रामनगर अभिलेख में गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक संग्राम शाह को कपास के पुंज के लिए प्रलयकारी अग्नि के समान बताया गया है। दोस्तों, कपास के पुंज के लिए प्रलयकारी अग्नि के समान इसी अभिलेख में बताया गया है संग्राम शाह को, तो यह भी ध्यान रखना। फिर देखते हैं बटियागढ़ अभिलेख। दोस्तों, बटियागढ़ अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
बटियागढ़ अभिलेख यह दमोह जिले में अवस्थित है और इसका संबंध दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से है दोस्तों। इस अभिलेख में दिल्ली को जोगनीपुर कहा गया है और मुस्लिम्स को शक बताया गया है इस अभिलेख में। तो यह पॉइंट भी थोड़ा सा हम यहां पे क्या रखेंगे, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है बटियागढ़ अभिलेख, जो कि दमोह जिले में अवस्थित है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ये वही है जो अपनी योजनाओं के लिए विवादित सुल्तान माना जाता है और इसकी प्रजा ने पागल सनगी रक्त पिपासु भी कहा था। इसके बाद का जो अभिलेख है वो है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर का खासकर अभिलेख कौन सा, तो यदि मैं कहूंगा तो ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के किले में स्थित है, ग्वालियर किले में ये स्थित है, जिले की जगह किले करना। और हूण शासक मिहिरकुल द्वारा गोपाचल पर्वत पर सूर्य मंदिर निर्माण किए जाने का इसमें उल्लेख मिलता है, ग्वालियर अभिलेख। इसके बाद है उदयगिरी अभिलेख, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा उदयगिरी में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। फिर है वार्षिक अभिलेख, जो कि सांची के रायसेन सांची में स्थित है। यह अभिलेख कनिष्क के पुत्र का था। इंद्रगढ़ अभिलेख, ये मंदसौर के इंद्रगढ़ में है। राष्ट्रकूट शासक नप द्वारा मंदसौर में शिव मंदिर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। पानगुरड़िया सारू नहीं है, सरू मरु गुफा अभिलेख है, ये शिहोर में है। यह भी मौर्य शासक अशोक से संबंधित है। इस अभिलेख में अशोक और उसके पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख मिलता है। फिर है सौंदड़ी अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है, मंदसौर जिले में है। इसके रचयिता कवि वसुला रहे हैं और ओलिकर वंश के सबसे प्रतापी शासक यशोधर्मन से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन ने स्वयं को जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिपति, परमेश्वर जैसी उपाधियों से अलंकृत किया था। इस अभिलेख के हूर शासक, इस अभिलेख के अनुसार लिख लेना, अनुसार यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, यह भी उल्लेख मिलता है। फिर देखते हैं हम गंगाधर शिलालेख। यह झालावाड़ जिला राजस्थान में है, लेकिन यह हमारे मंदसौर के यदशपुर के ओलिकर शासक विश्ववर्मन से संबंधित है। इसमें मयूर रक्षक द्वारा मातृका और विष्णु जी को समर्पित मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। फिर एक है रीस्थल अभिलेख, यह सीतामऊ मंदसौर में है। यह ओलिकर शासक प्रकाश धर्मन से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार प्रकाश धर्मन ने रीस्थल, जो कि सीतामऊ मंदसौर में है, वहां पर प्रकाशेश्वर मंदिर और विभीषण तालाब का निर्माण करवाया था। फिर आता है एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख, जो कि कच्छप घातों के इतिहास पर प्रकाश डालता है। उत्तरी मध्य प्रदेश में शासन करने वाला कच्छप घात वंश, और इस पे प्रकाश डालने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख है सास बहु मंदिर अभिलेख। जी हां दोस्तों, ये ग्वालियर के किले में ही है। इसके रचयिता मणिकंठ को माना जाता है। और ये किस शासक से संबंधित है, तो कच्छप घात शासक महिपाल से संबंधित है सास बहु मंदिर अभिलेख। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस समय ज्ञान कुंभ महा ऑफर उत्कर्ष ऐप में चल रहा है। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं, जैसे कि एमपीएसआई का एग्जाम काफी उम्मीद है कि 2025 विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर बन के आया है। यदि यहां पर एमपीएसआई की वैकेंसी आने की पूरी संभावना चल रही है, लगातार खबरें आती रह रही हैं। इस बीच में यदि आप अपनी एमपीएसआई की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और प्री प्लस मेंस का कोर्स, जी हां, एमपीएसआई का सिलेबस और पैटर्न बदला है, और जो पैटर्न बदला है उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा। तो इन दोनों की तैयारी लाइव फ्रॉम क्लासरूम करने के लिए आप 25 फरवरी से हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसमें यदि हम कहें, जो प्राइस है वो नाम मात्र के शुल्क पर हम प्री मेंस की दोनों की तैयारी करा रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये क्लासरूम है, क्लासरूम का मतलब यदि हमारे पास जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वही आपसे यहाँ पे इंटरेक्ट होंगे। ऑनलाइन आप बैच लोगे तो ऑफलाइन जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमारे गुरुजन, वही आप लाइव में भी पढ़ोगे घर बैठे। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यदि आपको लगता है नहीं ये मुझे उतना सूट नहीं हो रहा, तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो नाम मात्र से भी कम शुल्क में, नाम मात्र का शुल्क बोलते हैं उससे भी कम है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो इस दौरान। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। उत्कर्ष आपके साथ है, मैं भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लाता रहूंगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।